आपने हाल ही में ये वीडियो जरूर देखा होगा जिसमें साहिल कटारिया नाम के पैसेंजर ने इंडिगो एयरलाइन के को पायलट अनूप कुमार पे तब फिजिकल असॉल्ट कर दिया जब ये फ्लाइट कई घंटे डिले हो चुकी थी। ये फ्लाइट सुबह 7:40 पे दिल्ली से गोवा के लिए रवाना होनी थी, लेकिन कुछ कारणों से, जिनमें बैड वेदर सबसे मेन कारण था, ये फ्लाइट डिले होती चली गई। जो सफर 3 घंटे से भी कम में पूरा होना था, उसमें कई घंटों का डिले हो चुका था। पैसेंजर्स ये क्लेम कर रहे हैं कि को पायलट ने फ्लाइट डिले होने के लिए पैसेंजर्स को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि आप लोग कई सारे क्वेश्चंस पूछ रहे हो, जिस वजह से हमने अपना टर्न मिस कर दिया। अब ये सुन के जाहिर सी बात है पैसेंजर फ्रस्ट्रेट होने ही थे। फिजिकली असॉल्ट करना किसी भी सूरत में सही नहीं है, लेकिन ऐसी नौबत क्यों आ गई कि पैसेंजर को प्लेन के को पायलट से हाथापाई करनी पड़ गई। ऐसे ढेरों एग्जांपल्स हैं जिनमें आपने पैसेंजर्स और एयरलाइन स्टाफ के बीच क्लैश होते देखा होगा। और आज के इस वीडियो में मैं आपको उन्हीं कारणों के बारे में बताऊंगा जिनकी वजह से इंडियन सिविल एविएशन इंडस्ट्री, जो कि वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट एविएशन इंडस्ट्री है, उसमें ऐसी घटनाओं में इजाफा हो रहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज इसे लाइक करना ना भूलें। सबसे पहले इंडिया में सिविल एविएशन की बेसिक हिस्ट्री जान लेते हैं। भारत में पहली सिविल एविएशन फ्लाइट ने 18 फरवरी 1911 में उड़ान भरी थी। ये लगभग 9.7 किलोमीटर की एक छोटी सी फ्लाइट थी, जिसने इलाहाबाद के पोलो ग्राउंड से उड़ान भरी और यमुना नदी के दूसरे किनारे पे नैनी नाम की जगह पे लैंड किया। इस फ्लाइट को हेनरी नाम के फ्रेंच पायलट ने उड़ाया था और इस फ्लाइट के जरिए 6500 लेटर्स और ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स को ट्रांसपोर्ट किया गया। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये दुनिया की पहली ऑफिशियल एयरमेल सर्विस थी। इसके बाद 15 अक्टूबर 1932 को जीआरडी टाटा ने इंडिया की फर्स्ट कमर्शियल एयरलाइन फ्लाइट टाटा एयरलाइन को कराची से अहमदाबाद होते हुए मुंबई में जुहू तक उड़ाया। आगे चल के इन्हीं की एयरलाइन एयर इंडिया बनी। जीआरडी टाटा को इंडिया के सिविल एविएशन का फादर कहा जाता है। आजादी मिलने के बाद मार्च 1953 में भारत सरकार ने एयर कॉर्पोरेशन एक्ट पारित किया, जिसके तहत उस समय की 8 एयरलाइंस कंपनीज को मर्ज करके एयरलाइन इंडस्ट्री को नेशनलाइज कर दिया गया। इस तरह 2 गवर्नमेंट एंटिटीज वजूद में आई। एक थी इंडियन एयरलाइंस, जिसको डोमेस्टिक रूट पे ऑपरेट किया गया, और दूसरी थी एयर इंडिया इंटरनेशनल, जिसके द्वारा इंटरनेशनल सर्विसेज दी गई। इसके बाद धीरे धीरे करके कई रेगुलेटिंग बॉडीज बनाई गई, जिनमें से मेन थी 1972 में बनी इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और 1986 में बनी नेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी। 1985 में एयर इंडिया 182 पे हुए आतंकवादी हमले के बाद 1987 में ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी का गठन किया गया। अगर आप एयर इंडिया पे हुए सबसे बड़े आतंकवादी हमले की कहानी जानना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। 1990 में भारत सरकार ने ओपन स्काई पॉलिसी को अपनाते हुए एयर टैक्सीज के ऑपरेशन को मंजूरी दी। ये एयर टैक्सी ऑन डिमांड चलती थी और इंडिया के किसी भी एयरपोर्ट से ऑपरेट की जा सकती थी। एयर टैक्सी की सर्विस देने वाली ईस्ट वेस्ट एयरलाइन ऐसी पहली प्राइवेट कंपनी थी। इसके बाद एक एक करके प्राइवेट प्लेयर्स जुड़ते चले गए। 1991 में सहारा एयरलाइंस और 93 में जेट एयरवेज ने इंडिया में अपनी सर्विस स्टार्ट करी। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव आया 1 मार्च 1994 को लिए गए डिसीजन से, जब भारत सरकार ने 1953 के एयर कॉर्पोरेशन एक्ट में बदलाव लाते हुए 1994 का एक्ट पारित किया, जिसके तहत अब प्राइवेट ऑपरेटर्स भी शेड्यूल फ्लाइट ऑपरेट कर सकते थे। दरअसल इससे पहले प्राइवेट कंपनीज केवल नॉन शेड्यूल्ड फ्लाइट ही उड़ा सकती थी। शेड्यूल्ड फ्लाइट्स पे गवर्नमेंट एयरलाइंस की मोनोपोली थी। लेकिन 1994 के एक्ट ने प्राइवेट कंपनीज के लिए सिविल एविएशन के दरवाजे पूरी तरह से खोल दिए, जिसका नतीजा ये हुआ कि कुछ ही महीनों में एयर सहारा, जेट एयरवेज, दमानिया एयरवेज, मोदी लुफ्ट, NEPC एयरलाइन और ईस्ट वेस्ट एयरलाइन, इन 6 प्राइवेट कंपनीज में डोमेस्टिक ट्रैफिक के 10% पैसेंजर्स ट्रेवल कर रहे थे। इसके साथ साथ विदेशी कंपनियों ने भी इंडिया में अवसर तलाशने शुरू कर दिए थे। 1995 के अंत तक इंडिया में 42 एयरलाइंस अपनी सर्विस दे रही थी। इस दौरान भारत सरकार ने इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और नेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी को मर्ज करके एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया बनाया, जिसके अंडर में अब नेशनल और इंटरनेशनल दोनों फ्लाइट्स थी। आज ये इंडस्ट्री यूएसए और चाइना के बाद वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट सिविल एविएशन इंडस्ट्री बन चुकी है। इसके साथ साथ ये फास्टेस्ट ग्रोइंग भी है। साल 2022 में टोटल 123 मिलियन और 2023 में 130 मिलियन से भी ज्यादा पैसेंजर्स ने इंडिया में एयर ट्रेवल किया। 19 नवंबर 2023 को इंडिया में 4.5 लाख से भी ज्यादा लोगों ने एक सिंगल डे में डोमेस्टिक फ्लाइट्स ली। इतने सारे पैसेंजर्स को लाने ले जाने के लिए इंडिया में सिर्फ 700 के अराउंड प्लेन्स हैं। लेकिन हाल ही में मार्केट की सिचुएशन थोड़ी बेहतर हुई है और इंडियन एयरलाइंस ने मांग को देखते हुए प्लेन्स का ऑर्डर दिया है। करंटली इंडिया में 149 एयरपोर्ट्स ऑपरेशनल हैं,
जिनमें से 33 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं और इन एयरपोर्ट्स पे 35 से भी ज्यादा एयरलाइंस सर्विस दे रही हैं, जिनमें से इंडिगो, स्पाइस जेट, एयर इंडिया, विस्तारा, एयर एशिया जैसी कंपनीज टॉप पे हैं। ये सब बातें इस ओर इशारा करती हैं कि इंडिया में ये इंडस्ट्री काफी तेजी से बढ़ रही है। अब इस इंडस्ट्री के दूसरे पहलू पे गौर करते हैं। हर इंडस्ट्री की तरह इसके भी अपने अलग चैलेंजेस हैं, जिनकी वजह से पिछले कुछ सालों से कई एयरलाइंस कंपनीज लगातार घाटे में चल रही हैं। आइए इन चैलेंजेस को एक एक करके समझते हैं। सबसे बड़ा चैलेंज है इन्वेस्टमेंट। एक एयरलाइन सर्विस को स्टार्ट करने के लिए बहुत बड़े इनिशियल इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है। फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स की माने तो ये इन्वेस्टमेंट मिनिमम 90 लाख डॉलर यानी कि लगभग 80 से 90 करोड़ रुपए तक हो सकता है। ये सिर्फ मिनिमम इनिशियल कॉस्ट है, जिसमें केवल 4 प्लेन्स को कंसीडर किया गया है। अगर प्लेन्स 4 से ज्यादा हुए तो ये कॉस्ट और बढ़ती जाएगी। इस कॉस्ट में प्लेन की लीज अमाउंट, मेंटेनेंस कॉस्ट, सिक्योरिटी डिपॉजिट्स एक्सेट्रा इंक्लूडेड है। इतने बड़े इन्वेस्टमेंट के लिए जनरली कंपनीज बैंक से लोन लेती हैं। अगर इंटरेस्ट रेट 6 से 7% के बीच हुआ तो भी कंपनी को सालाना 6 से 7 करोड़ सिर्फ इंटरेस्ट के रूप में बैंक को देने होंगे। इसके बाद आती है ऑपरेशनल कॉस्ट। इंडिया में ऑपरेशनल कॉस्ट का 40 से 45% तक खर्चा सिर्फ ATF यानी कि एविएशन टरबाइन फ्यूल में जाता है, जिसे नॉर्मली हम जेट फ्यूल कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे दिल्ली से मुंबई की फ्लाइट में ऑन एवरेज 5000 लीटर फ्यूल कंज्यूम होता है। हाई फ्यूल टैक्स की वजह से इस टाइम दिल्ली में 1 लीटर जेट फ्यूल की कीमत लगभग 100 रुपए है। इस हिसाब से दिल्ली से मुंबई के बीच एक फ्लाइट में लगभग 5 लाख रुपए का फ्यूल लग जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन की साइट पे आपको सीट ऑक्यूपेंसी का डेटा मिल जाएगा और ऑन एवरेज इंडिया में फ्लाइट्स 90% ऑक्यूपेंसी पे चलती हैं, जो कि जनरली 160 से 170 पैसेंजर पर प्लेन रहता है। दिल्ली से मुंबई के बीच एवरेज किराया 5,500 है, तो एक ट्रिप में टिकट सेलिंग से कंपनीज लगभग 9,35,000 रुपए कमाती हैं, जिसमें से 5 लाख यानी कि 50% से भी ज्यादा सिर्फ फ्यूल में खर्च हो जाता है। एयरलाइन कंपनीज को कई खर्चे मैनेज करने होते हैं, जिसमें स्टाफ की सैलरी, रेगुलर मेंटेनेंस, मंथली एयरपोर्ट चार्जेस, एडवर्टाइजमेंट्स, बैंक की किस्त जैसे और भी कई खर्चे शामिल हैं। ट्रेंड स्टाफ की कमी भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। विकिपीडिया के अनुसार इंडिया में करंटली 35 DGCA यानी कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन से अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट हैं, जो हर साल लगभग 400 से 500 ट्रेंड पायलट प्रोड्यूस करते हैं, जबकि बढ़ती डिमांड को पूरा करने के लिए हर साल लगभग 1000 पायलट्स चाहिए। एक लाइसेंस्ड पायलट बनने के लिए इंडिया में 30 से 40 लाख रुपए लगते हैं, जिनमें कई तरह के कोर्सेज, एग्जाम्स, टेस्ट, फ्लाइट सिमुलेटर ट्रेनिंग, इन सब के खर्चे शामिल हैं और इतनी फीस दे पाना एवरेज इंडियन के लिए बहुत मुश्किल है। ग्राउंड स्टाफ को भी टेक्निकल ट्रेनिंग देनी पड़ती है और कई बार स्टाफ की कमी के चलते सेमी स्किल्ड लोगों को जॉब पे रख लिया जाता है, जिस वजह से इफेक्टिवली काम नहीं हो पाता। कंपटीशन में आगे बने रहने के लिए कंपनीज ज्यादा से ज्यादा पैसेंजर्स को अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है, जिसके लिए टिकट के प्राइस कम कर दिए जाते हैं और कम पैसों में टिकट बेचने की रेस शुरू हो जाती है। कंपनीज फिक्स चार्जेस जैसे फ्यूल प्राइस, एयरपोर्ट चार्जेस, इन सबको कम नहीं कर सकती, तो प्रॉफिटेबल बने रहने के लिए कंपनीज स्टाफ की सैलरी, मेंटेनेंस ऑपरेशन, रेगुलर ट्रेनिंग, इन सब पे होने वाले खर्चों को कम कर देती है, जिस वजह से स्टाफ के वर्क सेटिस्फैक्शन और कस्टमर के ट्रैवल एक्सपीरियंस क्वालिटी में कमी आ जाती है। कोविड की वजह से भी एयरलाइन कंपनीज को बहुत नुकसान हुआ है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में इंडियन एयरलाइंस को 19,564 करोड़ और एयरपोर्ट्स को लगभग 5,116 करोड़ का लॉस हुआ था। इस दौरान लगभग सभी एयरलाइंस ने अपने स्टाफ में भारी कमी की थी और अभी तक कई कंपनीज पेंडेमिक के कारण हुए नुकसान से पूरी तरह से उभर नहीं पाई हैं। इन सब कारणों के चलते पिछले 2 दशक में कई कंपनीज बंद हो चुकी हैं। कुछ कंपनीज तो मिसमैनेजमेंट का भी शिकार हुई हैं, जिसमें किंगफिशर सबसे फेमस है। 2019 में जेट एयरवेज और हाल ही में बंद हुई गो फर्स्ट एयरलाइन भी इस हाईली वोलेटाइल मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाई। इस समय केवल 2 ही प्लेयर्स मार्केट को डोमिनेट कर रहे हैं। इंडिगो 63% और सेकंड नंबर पे है एयर इंडिया ग्रुप, जिसका मार्केट शेयर लगभग 20 से 25% है। ये सारे फैक्टर्स मिलकर इस इंडस्ट्री को एक हाई प्रेशर बिजनेस मॉडल बना देते हैं। ये प्रेशर टॉप मैनेजमेंट से होता हुआ हर एक एम्प्लॉय तक पहुंचता है। लॉन्ग वर्किंग आवर्स, लेस सैलरी, लेस जॉब सेटिस्फैक्शन, ये सब एम्प्लॉय में फ्रस्ट्रेशन लेवल बढ़ा देता है और जिन सिचुएशन को आसानी से हैंडल किया जा सकता है उनमें भी कई बार टकराव की स्थिति बन जाती है। इंडिगो में हुए इंसिडेंट के बारे में कई बातें पता चली हैं, जिनसे स्टाफ का अनप्रोफेशनल बिहेवियर झलकता है। 14 जनवरी को इंडिगो फ्लाइट 6E2175 में बैठे कई पैसेंजर्स ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। एक यूजर लिखते हैं
कि प्लेन में पैसेंजर कई घंटों से बैठे थे। उन्हें ना तो फूड ऑफर किया गया और ना ही क्लियर इन्फॉर्मेशन दी गई। यहाँ तक कि कई बार पानी की रिक्वेस्ट भी डिक्लाइन की जा रही थी। उसी फ्लाइट में मौजूद एक रशियन मॉडल ने एक्स पे अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हुए लिखा कि मैं वायलेंस को सपोर्ट नहीं करती, लेकिन प्लेन में सारे पैसेंजर्स फ्रस्ट्रेटेड थे और को पायलट डिले के लिए पैसेंजर्स को ब्लेम कर रहा था। इन्होंने भी फूड और पानी न मिलने की बात कही है। जब 4 बजे साहिल को अरेस्ट करने सिक्योरिटी वाले आए, तब जाके पैसेंजर्स को फूड दिया गया। ये सब बातें बताती हैं कि एयरलाइंस और उसका स्टाफ पैसेंजर्स को लेके कितना सीरियस है। ये सारी सिचुएशन अवॉइड की जा सकती थी अगर उस दिन पैसेंजर्स की सुविधाओं का ख्याल रखा जाता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ। अगले फाइनेंशियल ईयर में एनुअल एयर ट्रैफिक प्री पैंडेमिक लेवल को क्रॉस कर जाएगा, यानी कि जितने पैसेंजर्स पैंडेमिक से पहले एयर ट्रैवल करते थे, अगले साल उससे ज्यादा पैसेंजर्स ट्रैवल कर रहे होंगे और कंपनीज के प्रॉफिट के साथ साथ उनकी जिम्मेदारियां भी बढ़ जाएंगी। इस समय इंडियन सिविल एविएशन इंडस्ट्री डुओपोली की तरफ बढ़ रही है, जैसे टेलीकॉम में जियो और एयरटेल, फूड डिलीवरी में जोमेटो और स्विगी, राइड शेयरिंग में ओला और उबर का दबदबा है। उसी तरह सिविल एविएशन में इंडिगो और एयर इंडिया ग्रुप का दबदबा है। इस वजह से पैसेंजर के ऑप्शंस और कम हो जाते हैं और उन्हें ना चाहते हुए भी बैड एक्सपीरियंस से गुजरना पड़ता है। गवर्नमेंट और रेगुलेटिंग बॉडीज को इन बातों को ध्यान में रख के एक्शंस लेने चाहिए, ताकि पैसेंजर्स के साथ साथ इस इंडस्ट्री में काम करने वाले स्टाफ का एक्सपीरियंस बेहतर हो सके। तो दोस्तों, ये था मेरा वीडियो ऑन इंडियन सिविल एविएशन। आई होप ये आपको पसंद आया होगा। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में।